इस वीडियो में हम जेएनयू के एग्जाम जूनियर असिस्टेंट जो कि 2023 में हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल डिटेल में करेंगे। इससे पहले वीडियोस में हमने जूनियर असिस्टेंट के 2009 और 2010 के क्वेश्चन पेपर को किया है। आपको ये तीनों क्वेश्चन पेपर जरूर करने हैं अगर आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है तो ये वीडियो तो बिल्कुल मिस नहीं करनी आपने, क्योंकि इसमें हम लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर को करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसको बाइलिंगुअल में करते हैं, हिंदी और इंग्लिश में, तो लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, द रेंज ऑफ प्लेटलेट्स काउंट इन ए हेल्दी ह्यूमन ब्लड सैंपल इज, यानी किसी स्वस्थ मानव रक्त नमूने में प्लेटलेट्स की संख्या का प्रास है 1,50,000 से लेके 3 लाख पर क्यूबिक mm। अब प्लेटलेट्स से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। कई बार प्लेटलेट्स की जगह ये थ्रोम्बोसाइट दे देता है, कंफ्यूज नहीं होना है। और प्लेटलेट का निर्माण होता है बोन मैरो में, हिंदी में इसको कहते हैं अस्थि मज्जा। देखो, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, इन तीनों का निर्माण ही बोन मैरो में होता है। उसके बाद अगर हमारी बॉडी में प्लेटलेट की मात्रा कम हो गई तो हमें होगी एक्सेसिव ब्लीडिंग, यानी जो ये प्लेटलेट है ये हमारे ब्लड में क्लोटिंग का काम करती है। क्लोटिंग की जगह एक और अच्छा वर्ड है कोगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी रक्त का थक्का जमाने में ब्लड का कौन सा कंपोनेंट काम करता है, तो उसका आंसर होगा प्लेटलेट्स। देखो, ब्लड का थक्का जमाने से बायो में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। इसको हम कहते हैं कोगुलेशन, यानी रक्त का थक्का जमना, या ब्लड क्लोटिंग भी कह देते हैं सिंपल भाषा में। अगर मैं ब्लड की बात करूं तो ब्लड में तो काम करती हैं प्लेटलेट्स। विटामिन में विटामिन के, अगर मैं किसी तत्व की बात करूं, एलिमेंट की बात करूं, तो होगा कैल्शियम। अगर प्रोटीन की बात करूं तो वो होगा फिब्रिनोजन, क्योंकि ये फिब्रिनोजन फिब्रिन में बदलता है। ये सभी चीजें ध्यान रखनी है। और इससे बिल्कुल अपोजिट चीज होती है एंटीकोगुलेशन, यानी जब रक्त का थक्का न जमे। रक्त का थक्का कब नहीं होगा? जब हमारा ब्लड बिल्कुल पतला होगा, तो इसको हम कहते हैं ब्लड थिनर। इसमें हेल्प करता है हेपारिन। सारी चीजें ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस द स्त्रप सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, शासन की स्त्रप प्रणाली यानी पद्धति का प्रारंभ किसने किया? शक। अब देखो, जो ये स्त्रप है ये एक पारसी शब्द है। इसका मतलब होता है प्रांत का गवर्नर, या मैं ये कह सकता हूं कि प्रांत का मुखिया, प्रमुख। अब देखो क्या होता है, जो शक रूलर है उन्होंने अपना जो साम्राज्य है उसको बांट दिया था प्रांतों में, और जो ये प्रांत का मुखिया होता है उसी का नाम है स्त्रप। उसके बाद शक से और क्वेश्चन पूछते हैं। ये शक आए कहां से थे? ये सेंट्रल एशिया से आए थे। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है। और इन्होंने भारत में नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में राज किया था, यानी उत्तर और उत्तरी पूर्वी भाग में राज किया था। और शक में सबसे फेमस राजा कौन रहा था? उसका नाम है रुद्रदमन। आपको एक चीज में कंफ्यूज नहीं होना है, एक है शक संवत यानी शक पंचांग। ये क्या इन्हीं के द्वारा लागू किया गया था? नहीं, शक संवत की स्टार्ट तो की थी कुषाण वंश के राजा कनिष्क के द्वारा 78 AD में। ये जो शक संवत है ये हमारा नेशनल कैलेंडर है, राष्ट्रीय पंचांग है। इसको भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को अपनाया था। ये शक संवत है, इसमें 12 महीने होते हैं। पहला महीना है उसका नाम है चैत्र,
और जो 12वां महीना लास्ट महीना है इसका नाम है फागुन। ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी गई हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट जैन रिलीजियस वर्क? निम्नलिखित में से कौन सी आरंभिक जैन धार्मिक कृति है? अर्धमगधी। ये अर्धमगधी वैसे एक भाषा है, ये प्राकृत भाषा का ही एक रूप है। उसके बाद बाकी ऑप्शन पर आओ। अभिधाम पिटक। बौद्ध धर्म में 3 पिटक हैं, यानी इनकी 3 रिलीजियस बुक है। त्रिपिटक का मतलब होता है 3 बास्केट, 3 टोकरी। इसमें जो तीसरी बुक है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधाम पिटक, जो तीसरी बुक है उसका नाम है अभिधाम पिटक और इसको पाली भाषा में लिखा गया है। उसके बाद अपभ्रंश, ये एक भाषा है। और जातक, इसका संबंध भी बौद्ध धर्म से है, यानी महात्मा बुद्ध के ये पूर्व जन्म की कहानियां हैं नेक्स्ट, फोर्थ, विच वन इज द ओनली न्योलिथिक सेटलमेंट इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट एट्रीब्यूटेड टू 7000 BC? यानी निम्नलिखित में से कौन सी 7000 ईसा पूर्व की भारतीय उपमहाद्वीप की एकमात्र नवपाषाणीय बस्ती है? मेहरगढ़। और ये मेहरगढ़ प्रेजेंट डे बलूचिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ को डिस्कवर 1974 में जीन फ्रांसिस्को, इनका पूरा नाम लिख देता हूं, गेरिजगे, इनके द्वारा किया गया था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद मेहरगढ़ से पूछता है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कॉटन के साक्ष्य है, यानी कॉटन सबसे पहले कहां पर उगाई गई थी? ये मेहरगढ़ में उगाई गई थी 7000 BC में। और गेहूं और जौ भी यहीं उगाए गए थे। अगर ये पूछे इंडियन सबकॉन्टिनेंट यानी भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सेटल्ड लाइफ, यानी लोग नवपाषाण युग आ गया था, लोग एक जगह रुकने लगे थे और सिस्टमेटिक तरीके से फार्मिंग करने लगे थे, तो यहां पर ही सबसे पहले सेटलमेंट और सिस्टमेटिक फार्मिंग की शुरुआत हुई थी। और एक और क्वेश्चन देखा था मेहरगढ़ से, यह पूछा गया था कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा बुफेलो भैंस कहां पर मिली है? इसके साक्ष्य भी मेहरगढ़ से ही मिले हैं। उसके बाद 2 और साइट बता रहा हूं, ये आपको जरूर याद रखनी है, नवपाषाण साइट, न्योलिथिक साइट। एक तो चिरांद, ये फेमस है, वैसे बहुत सारी हैं। ये है बिहार में। एक है बुर्जहोम, ये रही बुर्जहोम ऑप्शन में, ये है जम्मू कश्मीर में। इसकी खासियत क्या है? यहाँ पे गड्ढानुमा मकान मिले हैं और हड्डियों के औजार मिले हैं, लेकिन सबसे खास बात मिली है, यहाँ पे कुत्ते के साथ इंसान को दफनाया गया है। नेक्स्ट, गोबर गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन स्कीम इज ए फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ, यानी जो ये गोबर स्कीम है ये किस मंत्रालय की पहल है? देखो, जिस बच्चे ने क्वेश्चन नहीं पढ़ रखा वो तो इसका आंसर लगाएगा एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, लेकिन ये गलत है। इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इस स्कीम को 2018 में लाया गया था और इसका एम था वेस्ट को वेल्थ में बदलना, कन्वर्टिंग वेस्ट इनटू वेल्थ। वेस्ट में क्या क्या होता है? जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, कैटल डंक यानी उपले, अपशिष्ट पदार्थ, और उसके बाद एग्रीकल्चर रेसिड्यू जैसे पराली, इनको बायोगैस में या किसी ऐसी चीज में बदला जो पर्यावरण के लिए भी हेल्पफुल हो। जैसे बायोगैस है उसी को हम गोबर गैस कहते हैं ना, उससे रिलेटेड स्कीम थी ये। नेक्स्ट, 6th, द बेसिल कन्वेंशन रिलेट्स टू, यानी बेसिल अब इस समय संबंधित है कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ हैजर्ड्स वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल,
यानी जोखिमपूर्ण अवशिष्टों के सीमा पार परिवहन का नियंत्रण व उनका निपटान। यानी जो ये हानिकारक पदार्थ हैं इनको इस प्रकार आपने डिस्पोज करना है कि ये ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट को इफेक्ट ना करें, अगर करें भी तो बिल्कुल कम से कम करें। ये नहीं होना चाहिए कि कोई ज्यादा डेवलप कंट्री है को अपनी लेस डेवलप कंट्री है उसके आसपास उसी के पास यानी उसी की नहर या समुद्र है उसमें ही सारा वेस्ट डाल दे, नहीं, उसके ऊपर कन्वेंशन था ये। और जो ये बेसिल है ये एक सिटी है स्विट्जरलैंड में। ये जो कन्वेंशन है ये हेडक्वार्टर बहुत सारे स्विट्जरलैंड में ही है और ये बेसिल कन्वेंशन हुआ था 1989 में। उसके बाद बेसिल से एक और क्वेश्चन देखो, इस प्रकार रिलेट करके पढ़ना आपने। वैसे तो बेसिल क्या पता और कहीं पे ना पढ़ो, लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है इससे। ये पूछेगा कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ये बेसिल में ही है। बेसिल से एक तो बेसिल कन्वेंशन याद रखो, एक बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। नेक्स्ट, द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर कवर्ड अंडर द, यानी जो जीएम क्रॉप हैं ये किसके अंतर्गत आती हैं? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। अब इसके पीछे की पूरी हिस्ट्री बता देता हूं। देखो, इंटरनेशनल स्तर पर पहली ऑफिशियल इंटरनेशनल मीटिंग कह सकते हो या स्टेप कह सकते हो आप इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, ये हुआ था 1972 में स्टॉकहोम में। इसका नाम है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। इसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। इसमें जैसे ये बताया गया था कि किस प्रकार पर्यावरण को बचाना है, पृथ्वी को बचाना है। इसकी थीम ही थी ओनली वन अर्थ। ये बहुत बार पूछी जाती है, लेकिन भारत सरकार ने इसके लिए कोई अलग से रूल रेगुलेशन नहीं बनाए, कोई यानी कोई ठोस कदम नहीं उठाए। लेकिन 1984 में हमारे देश में एक घटना होती है भोपाल गैस त्रासदी। इसके बाद सरकार ने सोचा इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हमें ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, तो यहां से प्रेरणा लेके 1986 में आया था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। इसको लागू किया और इसी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को हम जानते हैं अम्ब्रेला लेजिस्लेशन से, यानी छापा निकाय। निकाय नहीं, विधान। निकाय तो स्टैट्यूटरी बॉडी को कहते हैं निकाय तो। अब देखो यहाँ पे पॉलिटी का भी एक संबंध बन गया। ये किस आर्टिकल में दे रखा है कि अगर कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो तो उसको हम इंडिया में भी लागू कर सकते हैं। ये आर्टिकल 253 के तहत जो यहाँ पे बातें बताई गई थी उनको हमने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत लागू कर दिया। अब आओ जीएम क्रॉप पर। भारत में कितने प्रकार की जीएम क्रॉप उगाई जाती हैं? सिर्फ एक प्रकार की कमर्शियल जीएम क्रॉप है, उसका नाम है बीटी कॉटन, और इसको 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। इसको लोकल भाषा में नरमा कहते हैं। ये क्वेश्चन भी देखा मैंने, जैसे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट राज्यों में, जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। नेक्स्ट, 8th क्वेश्चन, Who among the following was awarded परमवीर चक्र फॉर ऑपरेशन इन सियाचिन ग्लेशियर? सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन हेतु निम्नलिखित में से किसको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? नायब सूबेदार बाणा सिंह। और ये ऑपरेशन हुआ था 1987 में, जिसका नाम था ऑपरेशन राजीव। आप पूरी स्टोरी समझो क्या थी, तभी समझ में आएगा ये ऑपरेशन किस कारण हुआ था। देखो, 1984 में इंडियन आर्मी ने स्टार्ट किया था ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत में क्या हुआ था
सियाचिन ग्लेशियर में पाकिस्तानियों ने कब्जा करना चाहते थे तो उनको खदेड़ कर भगा था यहाँ से, और जो सियाचिन ग्लेशियर है उस पर पूरा कंट्रोल जमा लिया था। उसके बाद 2 साल बाद 1986 में मौसम खराब रहता है, बहुत ऊंचाई पर है सियाचिन ग्लेशियर, वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड है। तो जो पाकिस्तानी घुसपैठिए हैं उन्होंने खराब मौसम का फायदा उठाकर वहां पे जो एक सैन्य चौकी है उसको ये डिक्लेयर कर दिया कि ये हमारी है, यानी उन्होंने इसका नाम ही बदल दिया, नाम बदल के रख दिया उस पोस्ट का कैद पोस्ट, मोहम्मद अली जिन्ना के समान में, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना को कैद आजम के नाम से जाना जाता है। तो 1987 में इसके लिए ऑपरेशन हुआ, उसमें सबसे मेन रोल निभाया था नायब सूबेदार बाणा सिंह जी ने। उनको यहां से खदेड़ा और फिर वापस इस पोस्ट पर कब्जा किया, और फिलहाल इस पोस्ट का नाम है बाणा पोस्ट। उसके बाद ये भी पूछता है जो ये कैप्टन बाणा सिंह है इनका संबंध किस सैन्य टुकड़ी थे था, ये थे 8, ये देखो ये लिख रखा 8 जम्मू एंड कश्मीर लिटिल इन्फेंट्री, लाइट इन्फेंट्री। इनको परमवीर चक्र मिला था। अब आओ परमवीर चक्र पर। जो ये परमवीर चक्र है ये भारत का हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। इसको रिपब्लिक डे 26 जनवरी वाले दिन दिया जाता है। अब तक टोटल 21 पर्सनों को दिया जा चुका है, और इसके सबसे पहले रेसिपिएंट बहुत जरूरी हैं, मेजर सोमनाथ शर्मा। नेक्स्ट, व्हाट आर फ्लैट टॉप्ड माउंटेन कॉल्ड? समतल शिखर पर्वतों को क्या कहा जाता है? ग्योट्स। देखो वैसे क्वेश्चन में देना चाहिए था सी, ये बात कर रहे हैं हम सी या ओशियन की, लेकिन फिर भी यहां पर कोई लैंड का ऑप्शन नहीं है तो ये भी क्वेश्चन ठीक है। अगर लैंड की बात करता तो लैंड में जो समतल शिखर पर्वत है यानी फ्लैट टॉप्ड हैं उनको हम कैसे हैं मेसा। प्लेटू भी है वैसे ये थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन प्लेटू भी ऊपर से ऐसे समतल होता है इस प्रकार। तो इसका आंसर होगा ग्योट्स। इमेज देखो ये होता है ग्योट्स। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज एक्सक्लूसिवली फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज? कौन सी योजना अनन्य रूप से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम हेतु ही है? क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम। और जो ये स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के अंडर आती है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के अंडर आती है। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन, ए सेट ऑफ 108 उपनिषद इज कॉल्ड? 108 उपनिषदों का समुच्चय कहलाता है मुक्ति का कैनन, यानी मुक्ति का सिद्धांत। अब यहां पे उपनिषद से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। उपनिषद, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, 10 एक तो क्वेश्चन आराम से होंगे। ये पूछता है कि उपनिषद का मतलब क्या है। उपनिषद में दे देगा उप का क्या मतलब है। इस उप का मतलब है पास, निस का मतलब है निष्ठा से, विद रिस्पेक्ट, और ये सद का मतलब है बैठना। ये पूछता है उपनिषद का और दूसरा नाम बताओ। उपनिषद का ही दूसरा नाम है वेदांत। इनको हम कहते हैं वेदों का अंत। जैसे वेद एक पेड़ है तो उनका फल है वेदांत, उनका निचोड़ है। और जो ये उपनिषद हैं ये दर्शन के ऊपर बुक है, यानी फिलोसफी के ऊपर बातें कही गई हैं इसमें। ये पूछता है उपनिषद किस चीज के बारे में है, मेडिसिन के बारे में है, पॉलिटी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में है, ये तो ये है दर्शन के ऊपर। उसके बाद ये पूछता है सबसे पुराना उपनिषद ये कौन सा है। ओल्डेस्ट है
बृहद्रंका। और ये यजुर्वेद का पार्ट है। वेदाचार है ना, तो उसका पार्ट है ये यजुर्वेद का। उसके बाद दो और सबसे इंपॉर्टेंट उपनिषद बता देता हूं आपको। अथर्ववेद हमारा है एक वेद, तो इसके दो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखो। एक तो है मुंडका उपनिषद। मुंडका उपनिषद से ही हमारा नेशनल मोटो सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते का मतलब है सत्य की ही विजय होती है। इसको मदन मोहन मालवीय ने पॉपुलर किया था 1918 में इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले सेशन में, लेकिन इसको लिया गया है मुंडका उपनिषद से। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद अथर्ववेदा का ही पार्ट है महा उपनिषद। इससे लिया है हमने वसुदेव, यानी इसमें है ये वसुदेव कुटुंबकम। इसी में बताया गया है कि संसार, सारा संसार एक परिवार ही है। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड द कंपाउंड बो इन आर्चरी? होलेस विल्बर एलन। अब देखो, ये तो हो है एक नॉर्मल बो जिसको हम कहते हैं रिकर्व बो, लेकिन ये है कंपाउंड बो। इसमें देखो ये पुली वाला सिस्टम और केबल का यूज किया गया है, ताकि जो आर्चर है, तीरंदाज है, उसको कमजोर लगाना पड़े, खींचने में कोई परेशानी ना हो और निशाना स्टिक लगे। ओलंपिक में इसी का यूज होता है, लेकिन अब 2028 में होंगे लॉस एंजलिस यूएसए में ओलंपिक, उसमें कंपाउंड बो का यूज होगा। ठीक है, अब आओ आर्चरी से संबंधित इंपॉर्टेंट चीजें। आर्चरी में ये पूछता है, आर्चरी का ये देखो एक बार जहां पे ये तीर लगाते हैं, इसमें ये पूछता है सर्कल कितने होते हैं? 10 सर्कल होते हैं। 10 सर्कल में जितना सेंटर में मारोगे उतनी ज्यादा आपको पॉइंट मिलेंगे, यानी ये सर्कल है डिफरेंट स्कोरिंग एरियाज। आर्चरी से क्वेश्चन कर लो एक बार सभी यहां पर। आर्चरी है नेशनल गेम ऑफ भूटान। भूटान का राष्ट्रीय गेम कौन सा है? वो है आर्चरी, तीर अंदाजी। और इंडिया के फेमस आर्चर देख लो। सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछी गई है, दीपिका कुमारी। और एक याद रखो लिम्बाराम। और एक ये हमारी पैराथलीट है शीतल देवी। महाभारत में एक सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन रहे हैं तीरंदाजी अंदाजी को लेकर, अर्जुन। तो ये पूछता है सबसे पहले अर्जुन अवार्ड तीर अंदाजी की फील्ड में, मैंने और किसी फील्ड में नहीं कहा, तीर अंदाजी की फील्ड में, ये किसको दिया गया? अर्जुन अवार्ड तीर अंदाजी की फील्ड में सबसे पहले कृष्णा दास को दिया गया। नेक्स्ट, विच स्पोर्ट कंपटीशन मेथोडोलॉजी इज सिनक्लियर कोफिशिएंट? निम्नलिखित में से कौन सी खेलकूद प्रतिस्पर्धा पद्धति सिनक्लियर गुणांक है? वेट लिफ्टिंग में जो ये सिनक्लियर कोफिशिएंट है, इससे ये पता लगता है कि कौन सा वेट लिफ्टर ज्यादा ताकतवर है। अब देखो इमेज में देखो, मैंने बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको। ये है जो लेफ्ट हैंड साइड में, इसका नाम है अजय। इसका बॉडी वेट है 55 किलो, लेकिन ये वजन उठा रहा है 125 किलो, तो इसका कोफिशिएंट है 2.27। लेकिन जो ये राइट हैंड साइड वाला है, इसका विक्रम नाम है, 110 केजी वेट है, लेकिन उठा रहा है 125 केजी। तो इनमें से ताकतवर यही होगा। अगर ये मान लो 150 किलो भी उठा लेता ना, तो फिर भी यही होता, क्योंकि इसका सिनक्लियर कोफिशिएंट इससे ज्यादा होता। तो जो ये सिनक्लियर कोफिशिएंट है, ये मदद करता है जो वेट लिफ्टर हैं उनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए अलग अलग बॉडी वेट कैटेगरी में।
चलिए अब वेट लिफ्टिंग से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं हम। वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड दो टर्म जरूर याद रखनी है आपको, एक तो क्लीन एंड जर्क और दूसरा स्नेच। क्लीन एंड जर्क में देखो यहां तक लेके आते हैं, उसके बाद ये कर रखा है इन्होंने स्नेच। वेट लिफ्टिंग की सबसे बड़ी बॉडी है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर बुडापेस्ट में है, ये हंगरी की राजधानी है। अब आओ इंडिया के प्लेयर जो ओलंपिक में जिन्होंने पदक जीता है, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है। भारत ने वेट लिफ्टिंग में आज तक ओलंपिक में कितने पदक जीते हैं, तो उसका आंसर होगा 2। सबसे पहले तो जीता था कर्णम मल्लेश्वरी ने, (69 kg की कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन्होंने, 2000 में सिडनी ओलंपिक ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। उसके बाद दूसरा पदक जीता है मीराबाई चानू ने, इन्होंने जीता था सिल्वर मेडल 2020 में, टोक्यो में ओलंपिक हुए थे जो, और इनकी बॉडी वेट कैटेगरी थी 49 kg। चलिए नेक्स्ट करते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इज लोकेटेड इन चेन्नई, यानी तमिलनाडु में है ये, और इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। ये क्वेश्चन 3-4 बार देखा मैंने एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना ईयर। नेक्स्ट, हु इज द फाउंडर ऑफ विकिपीडिया? जिमी वेल्स। और विकिपीडिया की स्थापना 2001 में हुई थी, 2001 में इसको फाउंड किया गया था, और इसके करंट सीईओ, इनका नाम है बर्नाडिटी मेहान। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग scheme initiated by government of India for social economic problem and welfare according to their date of launch। यानी जो ये स्कीम है अलग अलग प्रकार की 4, ये बताना है कि कौन सी पहले लॉन्च हुई थी और कौन सी बाद में। अब फर्स्ट ऑप्शन पर आओ, पीएम स्वनिधि स्कीम, इसको 2020 में लॉन्च किया गया था, जून 2020 में। पीएम मित्रा स्कीम 2021, स्वामित्व योजना 2020 अप्रैल में, और उसके बाद फिट इंडिया मूवमेंट 2019 में। तो इसको करो रेंज डी सी, उसके बाद ए बी, डी सी ए बी, तो इसका आंसर 3rd हो गया। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग अर्थक्वेक एज पर देयर ईयर ऑफ अकरेंस। निम्नलिखित भूकंपों को उनके घटित होने के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन पर आओ, कंगड़ा वैली में भूकंप आया था 1905 में, कंसु जापान 1920, एर्जिनेंकेन टर्की 1939, और भुज गुजरात 2001। ये भुज गुजरात वाला तो रट लो, बहुत बार पूछता है एग्जाम में। एक तो ये एक जो सुनामी आई थी 2004 में अंडमान एंड निकोबार में, ये तो बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर हो गया ए बी सी डी। सेकंड, अब अर्थक्वेक से थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें कर लो। जो अर्थक्वेक भूकंप है, इसके अध्ययन को हम कहते हैं सीस्मोलॉजी। और अर्थक्वेक को मापने के लिए, इसके मैग्नीट्यूड तीव्रता को मापने के लिए एक स्केल का यूज किया जाता है, उसका नाम है रिक्टर स्केल। अब देखो, ये जो धरती के अंदर से यहां पर भूकंप आता है, इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस या एपिसेंटर। एपिसेंटर नहीं, इसको बोलते हैं हाइपोसेंटर। लेकिन इसके जो डायरेक्ट ऊपर यहां पे सरफेस पे ये पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं एपिसेंटर। यहां पे सबसे ज्यादा नुकसान होता है। और जो अर्थक्वेक है उसमें 3 टाइप की वेव होती हैं।
पहली तो है प्राइमरी वेव पी वेव, दूसरी होती है सेकेंडरी वेव और तीसरी होती है सबसे खतरनाक सरफेस वेव। इसमें दो होती हैं, एक तो लव और दूसरा रिले। उसके बाद ये पूछता है दुनिया में आज तक सबसे तेज भूकंप कहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। 1960 में रिकॉर्ड हुआ था चिली देश में, और इसकी तीव्रता जानकर आप हैरान रह जाओगे, 9.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था। उसके बाद मैंने एक और चीज बताई थी, इससे थोड़ी अलग है। अगर सी या ओशियन में भूकंप आ जाए तो उससे उसके अंदर यानी इसके कारण से आती है सुनामी। एक याद रखो 2004 में आई थी सुनामी अंडमान एंड निकोबार में। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं 18वां क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी रेंज इन पर सेंटीमीटर। एक बार ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल वेरी हाई लेवल के हैं, वेरी वेरी हाई लेवल, यानी ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इरेलीवेंट है। अब देखो जैसे ये 18वां क्वेश्चन है, इसका लेवल है जेई मेंस का। जेई मेंस में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, या मैं ये कह सकता हूं कि एमएससी केमिस्ट्री एमएससी होती है जो नेट का पेपर होता है एमएससी का, और नीट इसके लेवल की हैं, तो ये इरेलीवेंट क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। लेकिन फिर भी आप इसका सिर्फ आंसर ध्यान रख लो, क्या पता किसी और एग्जाम में यही टकरा जाए आपको। अब सबसे पहले देखो ये पूछ कह रहे हैं, ये अलग अलग पदार्थ हैं, जब इन पर हम इंफ्रारेड लाइट डालते हैं तो जो इनके अंदर बॉन्ड होते हैं तो वो बॉन्ड अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं। तो सबसे कम कौन सा करता है और सबसे ज्यादा कौन सा करता है, ये पूछ रहा है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, सबसे कम करता है एल्कोहल और सबसे ज्यादा एल्कीन। एल्कीन क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और एल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप होता है OH। तो इसका उत्तर होगा एल्कोहल। एल्कोहल के बाद एमाइड, एरोमेटिक रिंग, उसके बाद एल्काइन और सबसे ज्यादा एल्कीन। तो थर्ड उत्तर आपको डायरेक्ट याद रखना है इसका। रीजन मैंने बता दिया इसका क्या है। 19वां क्वेश्चन करो अब। इसको छोड़ दो, वेरी 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 हाई लेवल का क्वेश्चन, छोड़ दो इसको, इरेलीवेंट है, वो जेई मेंस के लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग डिजीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंक्यूबेशन पीरियड। एक बार हिंदी में देख लो, निम्नलिखित रोगों में से उनकी उपधवन अवधि के बढ़ते क्रम में अवस्थित कीजिए। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है उपधवन अवधि। इसको बताऊंगा ये क्या होता है। देखो अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जो हमारे जनरल एग्जाम होते हैं एसएससी रेलवे या जो वनडे एग्जाम होते हैं, उनके हिसाब से तो ये भी हाई लेवल का है, क्योंकि उनमें भी अगर इंक्यूबेशन पीरियड पूछता है तो वो 5 ऑप्शन नहीं को अरेंज करना नहीं देता, किसी एक ही डिजीज होता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड पूछता है। लेकिन फिर भी ये रेलिवेंट है, हाई लेवल का है, लेकिन इसको करो। अब देखो इंक्यूबेशन पीरियड सबसे पहले समझना होगा ये होती क्या चीज है। इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो टाइम पीरियड जब तक हमारे शरीर में कोई जम्स एंटर कर गया, या कीटाणु विषाणु बैक्टीरिया, उसके एंटर करने तक, एंट्री से लेके हमारे शरीर में उस बीमारी का सबसे पहला लक्षण कब तक दिखता है, इसी पीरियड को हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इसको हम ऑप्शन एलिमिनेशन से करेंगे, ठीक है। अब इन बीमारियों में से देखो कोलरा है, हैजा है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड सबसे कम होता है। अगर जो ये कोलरा हैजा है ये होता है बैक्टीरिया के कारण, उस बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कोलेरिया। अगर ये आपके शरीर में एंटर कर गया तो ये सुपर फास्ट तरीके से
रिएक्ट करेगा, 1-2 दिन के अंदर ही क्या होगा, उल्टी, दस्त और शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। ठीक है, यानी जो इनका इसका इंक्यूबेशन पीरियड है इसका सबसे कम है। तो इसका सीधा आंसर हो गया फोर्थ। सबसे पहले सबसे कम का आएगा, सबसे कम है बी, कोलेरा का। अब देखो उसका एक और तरीका बता देता हूं, जो ये है लेप्रोसी, ये है कुष्ठ रोग। इसका इंक्यूबेशन पीरियड इनमें से सबसे ज्यादा होता है। ये जो रोग होता है ये होता है माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया के कारण। 3 से 5 साल के अंदर इस बीमारी के लक्षण दिखना स्टार्ट होते हैं। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड तो बहुत ही ज्यादा हाई है। तो ए तो लास्ट में आएगा, ए इसमें भी लास्ट है, लेकिन बी सबसे कम है, ये हमें पता है। टीबी में भी टाइम लग जाता है, यानी हैजा से ज्यादा ही होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड। तो इस प्रकार आपने चीजों को समझना है अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दिख जाए तो। नेक्स्ट 21वें क्वेश्चन को करते हैं अब। व्हाट आर मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रसार भारती कॉरपोरेशन एज लेड डाउन इन प्रसार भारती एक्ट 1990। प्रसार भारती एक्ट में क्या क्या दिया गया था, जो 1990 वाला एक्ट था। उस एक्ट में राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात की गई है। हाँ, ये ठीक है। और इसमें यह बता गया कि प्रसार भारती के अंदर ही आता है दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो। तो उसमें क्या होता था, सिटीजन को इन्फॉर्म करना होता था। देखो ये तो आरटीआई वाली बात हो गई, जैसे आरटीआई 2005 में आया था। और जो ये आरटीआई है ये हमारा एक फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार है, जिसको आर्टिकल 19(1) में रखा गया है। 19(1) है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसी के अंदर आता है राइट टू नो, जानने का अधिकार। यानी प्रसार भारती एक्ट के अंदर सिटीजन को राइट टू इन्फॉर्म करना था, ये भी बात ठीक है। उसके बाद पे लेस अटेंशन इन फील्ड ब्रॉडकास्टिंग, ये गलत है। फील्ड ब्रॉडकास्टिंग भी होती थी। और चौथा है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट चिल्ड्रन इशू। इसमें चिल्ड्रन इशू, हेल्थ इशू और बहुत सारे इशू को डिस्कस किया जाता था। तो ए, बी और डी ठीक है। तो ए, बी, डी ओनली। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसीडर द फॉलोइंग। ये अगेन ये वेरी वेरी हाई लेवल का क्वेश्चन, जेई मेंस या जो केमिस्ट्री की टॉप ब्रांच होती हैं जैसे नीट उस लेवल का क्वेश्चन है ये। इसको आप स्किप कर सकते हो, लेकिन एक बार देख लो, क्या पता किसी और एग्जाम में मिल जाए आपको। इसमें देखो क्या पूछ रहा है, कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं। सभी ऑप्शनों में क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट। अलग अलग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दे रखे हैं। यह पूछ रखा है कि क्या इनके इंडक्टिव इफेक्ट से हमें इनकी एसिडिटी, बेसिसिटी, स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी को पता लगा सकते हैं। सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। देखो केमिस्ट्री में इंडक्टिव इफेक्ट होता है, कोई भी मान लो कार्बन चेन है, कार्बन चेन में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आपस में शेयर किए जाते हैं। तो उनके बीच की परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होती है, और वो किसकी तरफ होती है, जो ग्रुप या एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, उसी को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट से हम एसिडिटी का पता लगा सकते हैं, बेसिसिटी का, और स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी, इन सभी चीजों का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ए, बी, सी, डी होगा इसका आंसर फोर्थ। इसको ध्यान रख लो आप। देखो ई ऑप्शन में ये कहा गया है कि इन सभी का पता नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। 23वें क्वेश्चन को करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक मिनट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट है इंडिया डज नॉट हैव एनी डिपॉजिट ऑफ थोरियम, यानी भारत के पास थोरियम के डिपॉजिट नहीं है। गलत, भारत के पास हैं
दुनिया का सबसे ज्यादा थोरियम इंडिया में ही है, और फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा नहीं है, ये तो बात गलत हो गई। उसके बाद दूसरे ऑप्शन पे आओ, केरला की मोनोजाइट सैंड है उसमें थोरियम मिलता है, ये बात करेक्ट है। भारत में थोरियम मिलता है, दुनिया में सबसे ज्यादा इंडिया में ही मिलता है, और इंडिया में मिलता है केरला की मोनोजाइट सैंड में, तो बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। अब थर्ड ऑप्शन पर आओ, देर आर नो ईस्ट फ्लोइंग रिवर इन केरला, यानी केरल में कोई पूर्व दिशा में बहने वाली नदियां नहीं हैं, ये हो गया गलत। देखो जो केरल है ना, केरल राज्य में बहुत सारी नदियां हैं, उसमें ज्यादातर नदी हैं वो वेस्ट की साइड बहती हैं, वेस्ट की साइड जाके अरब सागर में गिरती हैं। लेकिन केरल राज्य में तीन ऐसी भी नदियां हैं जो ईस्ट की साइड बहती हैं, उन तीनों नदियों का नाम याद रख लो। वे तीन नदियां हैं कंबिनी, भवानी और पंबार। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अगर मैं पूछूं तो जो केरल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो होगा पेरियार, और ये बहती है वेस्ट की साइड, यानी ये जाके अरब सागर में गिरती है। अब डी ऑप्शन पर आओ आप, देर आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन मध्य प्रदेश, ये कह रहा है कि मध्य प्रदेश में पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियां हैं, यानी जो अरब सागर में गिरती हैं। ये भी बात ठीक है, ये तो बात बिल्कुल ठीक है 100%। अब देखो मध्य प्रदेश में आप ये देखते हो, ये तो है विंध्या रेंज, विंध्या की पहाड़ियां, और ये है सतपुड़ा रेंज। विंध्या और सतपुड़ा में यहां से तो बहती है नर्मदा नदी, और यहां से तापी नदी। ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, और ये दोनों नदी बहती हैं रिफ्ट वैली में, इसको हिंदी में कहते हैं ब्रंस घाटी, और यहां पे आके गिरती हैं खंबाट की खाड़ी में, यानी गल्फ ऑफ खंबाट में, जो कि अरब सागर में है। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी ठीक है, ये तो ठीक है। वैसे एक और नदी है मध्य प्रदेश में जो वेस्ट की साइड बहती है, उसका नाम है माही नदी। ये वही माही नदी है जो कर्क रेखा को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। तो हमारे ऑप्शन सिर्फ दो ठीक है, एक तो बी और एक डी, तो इसका आंसर हो गया बी एंड डी ओनली, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान का भाग है। कोंकण कोस्ट है पश्चिमी तट का, कनाडा भी है और मालाबार भी है, कोरमंडल नहीं है। कोरमंडल तो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का भाग, यानी पूर्वीय तटीय मैदान का भाग है। अब देखो एक बार इमेज पे देखो ध्यान से, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। ये है यहाँ पर, एक मिनट, गोवा, उसके बाद ये है मुंबई, कर्नाटक यहाँ पर। तो ये रन ऑफ कच्छ से लेके गोवा तक ये तो है काठियावाड़, गोवा से लेके मुंबई तक कोंकण कोस्ट, मुंबई से लेके कर्नाटक तक कर्नाटका कोस्ट, और कर्नाटक से यहां से लेके अब ये केरल आ गया यहाँ, इस कोस्ट को हम कहते हैं मालाबार कोस्ट। ये सभी चीजें ध्यान रखनी है। उसके बाद कोरमंडल कोस्ट कहां पर है, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का कोस्टल एरिया, इसको हम कहते हैं कोरमंडल कोस्ट। उसके बाद यहां से लेके यहां तक है नॉर्थन सिरकार, और ये जो इससे ऊपर वाला इलाका है उत्कल कोस्ट, उत्कल कहते हैं उड़ीसा वाले इलाके को, हमारे जनगण में भी आता है ना नाम उत्कल, तो वो उड़ीसा का ही संबंध है वहां से। तो इसका आंसर हो गया ए बी एंड सी ओनली। सारी चीजों को बिल्कुल डिटेल के साथ कवर करो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इसे छोड़ दो, ये तो बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है। अब 26वां क्वेश्चन करो, एक बार देख लो आप, अगर आपको पता हो तो। चलिए नेक्स्ट करते हैं अब 26वां क्वेश्चन,
मैच करने हैं। इस साइड दे रखे हैं पर्सन और राइट हैंड साइड में दे रखा है इनका प्रोफेशन। प्रोफेशन मान लो या जो इनसे करेक्टली मैच करता हो। फर्स्ट ऑप्शन पर आओ, अब्बास के ए। ये हैं ख्वाजा अब्बास अहमद। ख्वाजा अहमद अब्बास ये एक फेमस फिल्म डायरेक्टर हैं। इनकी फेमस मूवी याद रखो, सात हिंदुस्तानी। ये सात हिंदुस्तानी वही मूवी है जिसमें अमिताभ बच्चन जी ने अपना डेब्यू किया था, यानी ये उनकी पहली फिल्म थी। और इनकी फिल्म है परदेसी और धरती के लाल। एक बार आप ऑप्शन की तरफ आओ। ए का है थर्ड, ए का थर्ड सिर्फ इसमें है, तो ये फोर्थ ऑप्शन ठीक हो गया। लेकिन आपको जी के डिटेल में ही करनी है, मैं सारे ऑप्शनों को एक्सप्लेन करूंगा बिल्कुल अच्छे से। अब बी ऑप्शन पे आओ, एसी भक्ति वेदांता। ये है एक रिलीजियस लीडर और इन्हीं का नाम है स्वामी प्रभुपाद। इनके द्वारा स्थापना की गई थी इस्कॉन की 1966 में न्यूयॉर्क में। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है इस्कॉन की, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। और इसी का दूसरा नाम है, यानी इनको मैं ये भी कह सकता हूं कि ये इनका मोटो है, द हरे कृष्णा मूवमेंट। ऑप्शन थर्ड पे आओ, अरुणा गांगुली। अरुणा गांगुली का पहले का नाम है, ये जन्म का नाम है अरुणा गांगुली तो, लेकिन बाद में इनका नाम हो गया था अरुणा असफ अली। ये हैं एक फ्रीडम फाइटर। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में तिरंगा किसने फहराया था। तो ये तिरंगा अरुणा असफ अली यानी अरुणा गांगुली के द्वारा ही फहराया गया था, ये ध्यान रखना है। अब आओ अंबार मिल्क। ये एक स्लेव था यानी गुलाम था और ये अहमदनगर का एडमिनिस्ट्रेटर भी रहा है। और अंबर मलिक से मैंने और क्वेश्चन देखे थे, एक मिनट यहां पे करो। महाराष्ट्र में एक सिटी है जिसका नाम है औरंगाबाद। ये इन्होंने औरंगाबाद की स्थापना की है। ये क्वेश्चन आता है, हु इज द फाउंडर ऑफ औरंगाबाद, तो उसका आंसर होगा अंबार मिल्क। लेकिन करंट में इसका नाम चेंज कर दिया है, अब फिलहाल इसका नाम है छत्रपति संभाजी नगर। नेक्स्ट, सताइसवां क्वेश्चन। अब ये मैच करने आपको। IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है मैनीला और ये मैनीला है फिलीपींस की राजधानी। एक बार ऑप्शनों पे आओ। ए का हो गया थर्ड, ये तो उत्तर निकल गया इसका, तो आगे चले नहीं। एक बार ऑप्शनों को और देखो, क्या पता कौन सा कहाँ आ जाए। जीके इसी प्रकार से तो पढ़नी है। अब दूसरा है IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है पूषा दिल्ली में। CDRI ये मैंने बहुत बार देखा एग्जाम में, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है लखनऊ में। उसके बाद इसमें कंफ्यूजन है ISRI, देखो इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। ISRI इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है लखनऊ में, डेफिनेटली लखनऊ में है, लेकिन एक के दो ऑप्शन नहीं हो सकते, तो कानपुर रह गया। अगर कानपुर ऑप्शन में मैच करना तो यहां पे होना चाहिए था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सिज रिसर्च, क्योंकि जो दालों का रिसर्च सेंटर है वो है कानपुर में।
एक चीज को और ध्यान से सुनो, अगर मैं ये पूछूं नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहां पर है, तो वो होगा कानपुर में। एक बार कंफ्यूज हो गए शायद आप, दोबारा देख लो, लास्ट ऑप्शन में कंफ्यूजन है। ISRI, एक मिनट, ISRI इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये तो है लखनऊ में। अगर मैं ये बात करूं IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सिज रिसर्च यानी दालों का अनुसंधान, ये है कानपुर में। अगर नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट की बात करूं तो वो होगा कानपुर में। अगर शुगर केन रिसर्च की बात आए तो उसका आंसर होगा लखनऊ। अब कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28वां क्वेश्चन करते हैं। अब मैच करने हैं आपको, अगेन वेरी 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 हाई लेवल का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वही बच्चा कर सकता है जिसने हिंदी साहित्य को बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है। जो हिंदी का नेट देते हैं बच्चा वही कर पाएगा, क्योंकि आपने तो देखे ही नहीं कभी ये क्वेश्चन। और जो हिंदी में PhD या नेट कर रहे हैं उनके लिए भी मुश्किल है, फिर भी हम करेंगे इस क्वेश्चन को। आपको सीधा याद रखना है, गच रुसाल अची, इसका संबंध यानी ये पुस्तक है, इसके लेखक का नाम है कमलकांत झा। वैशाली महेश चंद्र शर्मा गौतम के द्वारा, अग्निश्वासा निखिलेश्वर के द्वारा, और उसके बाद अमावस में ख्वाब, ये तो जरूर याद रख लो, कितना अच्छा नाम है। अमावस में ख्वाब है हुसन उल हक। अब मैच कर लो, पहले का तीसरा और दूसरे का पहला, इन दोनों ऑप्शनों में है। उसके बाद सी का फोर्थ, तो इसका दूसरा आंसर करेक्ट हो गया। देखो कितना डिटेल में पूछा गया ये क्वेश्चन। अगर आपको मान लो पहले दो पता हैं तो फिर भी आप दोनों ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते, तीसरा भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब 29वां क्वेश्चन, ये भी मैच करना है। कल्पकम मिनी रिएक्टर, इसका संबंध है एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट से। और ये जो कल्पकम मिनी रिएक्टर है ये है तमिलनाडु में इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च में। ऑप्शन बी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, इसको तो 2019 में मतलब स्टार्ट किया गया था। इसका संबंध है गगनयान से। ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में, इसरो के अंडर, इसरो के डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर। इसमें गगनयान में, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन में एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग करवाई जाती है। नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट मोस्ट इंपोर्टेंट, ये वैसे है गुरुग्राम हरियाणा में। ये आती है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, इसका ऑप्शन ये मैच नहीं होगा, ये आती है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अंडर। अब देख लो, ए का हो गया थर्ड, यही ऑप्शन हो गया, बी का फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो गया। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन को। 30वां क्वेश्चन, बिल्कुल सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं इस एग्जाम में, तो आपको जरूर करने चाहिए, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो चाहे। अब 30वें क्वेश्चन को देखो, टाइगर रिजर्व दे रखे हैं और राइट साइड में स्टेट मैच करने हैं। भद्रा टाइगर रिजर्व ये है कर्नाटक में। कर्नाटक में और इंपॉर्टेंट बता देता हूं आपको, एक तो बंदीपुर टाइगर रिजर्व और दूसरा काली टाइगर रिजर्व, ये भी पूछे जाते हैं, फेमस है। कुनो टाइगर रिजर्व ये है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की ओर याद रखो, एक तो कान्हा मोस्ट इंपोर्टेंट, बांधवगढ़ और पेंच, 3 ही नहीं है मध्य प्रदेश में, तो सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है 9। वैसे टोटल इंडिया में है 58
और सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में, इसलिए मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट कहते हैं। अब ए का ऑप्शन हो गया 3 और बी का हो गया बी, ये दोनों ही ऑप्शन चल रहे हैं अभी तो पैरेलल। ऑप्शन सी पे आओ, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ये है ओडिशा में, और ओडिशा में ही है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी ध्यान रखना है। अब ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, ठीक है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व, ये है छत्तीसगढ़ में। अब हम टाइगर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जीके पढ़ने का तभी फायदा है अगर कोई एक टॉपिक आए उससे मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं, और ये क्वेश्चन टाइगर से बहुत बार पूछता है एग्जाम में। दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ पे मिलते हैं? भारत में, और भारत में किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में मैंने बता टोटल 58 टाइगर रिजर्व हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में अकेले में 9 है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद टाइगर हमारा राष्ट्रीय पशु, नेशनल एनिमल है, जिसका नाम है रॉयल बंगाल टाइगर। इसका साइंटिफिक नाम बहुत बार पूछा जाता है, बच्चों को नहीं पता होता, ये है पैंथीरा टिग्रिस। ये पूछता है भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय पशु के तौर पे कब अपनाया? 1972 में, और इसके एक साल के बाद ही 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, उत्तराखंड में है ये। अगर मैं पूछूं भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो उसका नाम है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। अगर ये पूछूं भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो उसका नाम याद रख लो, ये है नागार्जुन सागर। पूरा नाम है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, और ये है आंध्र प्रदेश में। चलिए, हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को बिल्कुल डिटेल से कर लिया। अगर आप जीके को अच्छी प्रकार से डिटेल में करना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।